नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह युक्ति पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई बुक का जीव विज्ञान का वीडियो है। यह आपको ऑनलाइनर थॉट में दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इस बुक का सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके देख लें। जो सब्जेक्ट बच गया है उसका वीडियो धीरे धीरे करके इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो आप इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कहता है मानव शरीर की क्रिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कहता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में दोबारा जन्मते हैं, विकसित होते हैं 20 दांत। आगे है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। आगे है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह मनुष्य के मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह हार्वे ने किया था। किसने? हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, हार्वे ने। आगे है कहता पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध आपको हृदय से। किससे? हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना इसका मुख्य कार्य है। आगे है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। किससे? हृदय से संबंधित है। आगे है किनकी भित्तियों, कहता है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। आगे है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? यह घटता है। क्या होता है? सोते समय रक्त दाब घटता है। आगे है मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। आगे है दोस्तों, आगे कहता है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82% होती है। आगे है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो यह लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो यह किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। आगे है दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ से? छोटी आंत से। आगे है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपको टाइलिन पाया जाता है। क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यक होती है? कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता पड़ती है? तो ये एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की। आगे है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। कहता है मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यह X अम्ल कौन सा है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आगे है केब्रस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। आगे है मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलाइसिस कहते हैं। आगे है पेप्सिन बदल देता है। कहता है पेप्सिन जो है बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसे? पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन को बदल देता है पेप्सिन। आगे है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आगे है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। कौन जमा करता है? यकृत ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में
जमा करता है? यकृत। आगे है पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत जो है आपको यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। आगे है पीत जमा कहाँ होता है? तो पीत जो है आपको हमेशा पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ? पित्ताशय में जमा होता है। आगे है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो 120 mm व 120 mm व 80 mm होता है। आगे है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में, कहता है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। कितने बार? 2 अरब बार सामान्य लाइफ में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। आगे है मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। क्या करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। आगे है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग आपको हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे है, आगे कहता है हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। आगे है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। आगे है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आगे है दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। आगे है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा रक्त ले जाया ऑक्सीजन ले जाया जाता है। आगे है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। आगे है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। कहाँ? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं भी अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होती है। आगे है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आगे दोस्तों पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? कहता है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ जो पाए जाते हैं उसको कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। कौन? यकृत चूषण करता है। आगे है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है। आगे है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। आगे है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। आगे है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। आगे है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मेरुदंड से। कितनी? 31 जोड़ी। आगे है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में है। कहाँ? कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। आगे है स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत, लीवर में। कहाँ? यकृत में स्तनधारी यूरिया निर्माण करता है। आगे है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि। कौन सी? अवटु ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यह कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा, क्या है? मिक्सीडीमा होती है? अवटु ग्रंथि के कारण। आगे है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। किसके उपस्थिति के कारण? हिपेरिन के कारण। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है रुधिर में के प्लाज्मा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर में के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज निर्मित होती है।
एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है, क्या कहता है, बढ़ावा देता है। आगे है आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, क्या है, थायरॉक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। आगे है मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास क्या होता है, लगभग 0.007 mm होता है। आगे है अपोहन। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, कहता है अपोहन का प्रयोग जो है किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो यह होता है वृक्क की, किसी वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग होता है। आगे है स्वेदन, क्या है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे है दोस्तों आगे कहता है सामान्यतः निषेचन होता है, कहता है सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ, गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, क्या है, भ्रूण के लिंग का पता लगाने की तरीका को क्या कहते हैं, एमनियोसेंटोसिस। आगे है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि के से, किससे, अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर के में रक्तचाप नियंत्रित होता है। आगे है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यह एंड्रिनल ग्रंथि से, किससे, एंड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। आगे है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, प्यूटरी ग्रंथि, कौन सी, प्यूटरी ग्रंथि। आगे है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, किसका, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आगे है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन के द्वारा, किसके द्वारा, बीजांडसन के द्वारा भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति की जाती है। आगे है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। आगे है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटॉक्सिन की, किसी, ऑक्सीटॉक्सिन की सुई लगाई जाती है। आगे है थायराइड। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है, तो TSH होता है, क्या होता है, TSH होता है। आगे है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो तांबा होता है, कौन सा, तांबा होता है। आगे है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होना चाहिए, 14.5 ग्राम होना चाहिए। आगे है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको कहीं एग्जैक्ट 37 डिग्री भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो यह रक्त जमाव से, किससे, रक्त जमाव से संबंध है। आगे है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अबटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे है कौन सा हार्मोन उरो हार्मोन कहलाता है, तो एंड्रीलेनिन, क्या है, एंड्रीलेनिन हार्मोन को उरो हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कहता है वह कौन सा पदार्थ है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो ये दंत वलक, क्या होता है, दंत वलक। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। आगे है इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा, किसके द्वारा, इंसुलिन जो है पेनक्रियाज के द्वारा उत्सर्जित होता है। आगे है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण, क्या कहते हैं, वायु शोषण कहते हैं। आगे है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में
कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? मात्र 4%। कितना? मात्र 4% कार्बन की मात्रा होती है हमारी छोड़ी गई सांस के हवा में। आगे है हृदय वंचित है, कहता है हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। क्या है? ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा का किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? कहता है मनुष्य का त्वचा जो होता है किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये तलवे पर। क्या? तलवे पर, पैर के नीचे। आगे है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। आगे है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहता है? मेलानिन। क्या कहलाता है? मेलानिन कहलाता है। कंडरा, कंडरा जोड़ता है। कंडरा जो है पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। आगे है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को उत्तेजना से संबंधित, शरीर की उत्तेजना से संबंधित है? अवटु ग्रंथि। कौन सी? अवटु ग्रंथि। आगे है आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ग्रंथि कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थिति को कंठ का अवटु ग्रंथि उद्भव कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो उरु अस्थि, जिसे फीमर अस्थि भी कहा जाता है। आगे है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल के कारण। किसके कारण? कोशिकाओं में तरल के कारण। आगे है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। किससे? फिल्म से इसकी तुलना की जा सकती है। आगे कुछ क्वेश्चन है, ये उसके बारे में देखते हैं। कहता है वयस्क मानव में होती है 206 अस्थि। कितने? 206 अस्थि। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यह आपको सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कौन है? स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये आर्थोप्लास्टी आपको कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम मूलतः आपको प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हृदय कब आराम करता है? तो हृदय आपको 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों इस बुक का यही खासियत है कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बीच में उसके नीचे दे दिया जाता है, जिससे कि तैयारी में आसानी होता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिए। चलिए आगे है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। कहता मानव कलाई में जो है नाड़ी स्पंदन करती है। यह करती है हृदय के बराबर। किसके? हृदय के बराबर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। किससे बनती है? तो यह अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ? अस्थि मज्जा में बनती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए अब कुछ आगे देखते हैं। कहता है रक्त में जमने। कहता है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो सीए की मुख्य भूमिका होती है। आगे है मनुष्य में सामान्य रिनन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। आगे है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? इसकी संख्याएं बढ़ जाती है। क्या होती है? इसकी संख्याएं बढ़ जाती है। आगे है मनुष्य रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की क्रिया कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा।
आगे है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। स्तनपाइयों में स्वदेश कहता स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। किससे? ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? तो ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। क्या है? फिबुला एवं टिबिया। आगे है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। क्या है? यूट्रस है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द। आगे है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। आगे है कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? एंड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एंड्रिनल ग्रंथि। आगे है मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम एवं फास्फेट को विनियमित करता है? तो पराबटु। कौन? पराबटु हार्मोन से के रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है पराबटु हार्मोन। आगे है मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंबन को निषेचित करता है? तो डिंबवाहिनी नली में। कहाँ? डिंबवाहिनी नली में निषेचित करता है। आगे है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है जिसके कारण वृक्क कार्य करना बंद कर देता है। आगे है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है। आगे है मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र में। किसे? बृहदांत्र में संलग्न होता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रासरण के कारण। किसके? प्रासरण द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर छोड़ देती है प्रासरण के कारण। आगे है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। कौन? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो है आपको मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? मस्तिष्क से संबंधित है। आगे है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की कौन कोशिकाओं में मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। आगे है किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? उसे केवल तंत्रिक क्रियाएं प्राकृतियों का अवसान होना चाहिए। आगे है रक्त समूह से संबंधित जानकारी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है तथा माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग ओ हो सकता है। आगे है कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? ए बी या फिर बी वाले रुधिर वर्ग वाले लोगों को दे सकता है। आगे है यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए या फिर बी हो सकता है। आगे है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पिता का RH आयन तथा माता का RH आयन होना आवश्यक होता है। इसी कारण से ऐसा
होता है। आगे है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। आगे है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। आगे है सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? AB को। किसे? AB को। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदात्रिक, क्या होता है? सर्वात्रिक दाता होता है। O जो है आपको सर्वात्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। आगे है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी स्तनों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? वो जो है उपस्थित नहीं हो सकता है। आगे कुछ क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं। कहता है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान क्या होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान आपको 7.35 से लेकर 7.45 होता है। C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे कहता है मानव रक्त की सयानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। क्या है? मानव रक्त की सयानता का कारण रक्त में प्रोटीन के कारण होता है। आगे सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। आगे प्रश्न है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है? तो O। कौन? O। B नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे अब 3 में मानव अस्थियों से संबंधित जानकारी हम लोग देखेंगे। कहता है मनुष्यों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्यों में कुल 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। आगे है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 हड्डियां। कितनी? 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने? 12 जोड़े होते हैं। दोस्तों मनुष्य के अस्थि से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा और ध्यान में रखिएगा। आगे है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि सर्वाधिक प्रबल होती है। आगे है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो एस्टेपिस है। कौन है? एस्टेपिस है, जो कि कान में पाया जाता है। आगे है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। आगे है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। क्या होती है? पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है आपको टांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में पाई जाती है। आगे है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। आगे है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। आगे क्वेश्चन है कहता वयस्क मानव में होती है। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियाँ। कितनी? 206 अस्थियाँ होती है। B नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ? कान में। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में, जिसे एस्टेपिस कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यह एस्टेपिस है। कौन है? एस्टेपिस है। B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती है। कितनी? कुल 29 हड्डियां होती है। आगे है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है। ठोस होती है। आगे आइए 4 में हम स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से।
आगे है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय। क्या होता है? ग्लूकोज के अवक्षय के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। आगे है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। कितने भाग प्रति मिलियन में रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है। आगे है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से होता है। आगे है प्रोटीन को माना जाता है, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। आगे है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। आगे है जैविक सिस्टम। क्या है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया। क्या है? रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। आगे है आगे कहता है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%। कितना? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। आगे है कैप्सूल। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। किसका? स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज जो है आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आगे है शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ? ग्लाइकोजेन में। कहाँ? ग्लाइकोजेन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। कहाँ से? शाकाहारी व्यक्ति जो है आपको अधिकतम दालों से प्रोटीन प्राप्त करता है। आगे है प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? वसा ऊतक में। कहाँ? वसा ऊतक में वसा जमा होती है। आगे है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? फ्लूओरिन का। किसका? फ्लूओरिन का। आगे है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आपको पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम आवश्यक होता है। आगे है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? शैवाल। आगे है उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। आगे है दासरह कोशिका। दासरह कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होती है? लाल रुधिर कोशिका की अपसामान्यता के कारण दासरह कोशिका अरक्त रोग होता है। आगे है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। इनमें प्रोटीन स्रोत सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ये Ca और K है। कैल्शियम और पोटेशियम है। आगे है सीमेंट और अस्थियों। कहता है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कौन? कैल्शियम। आगे है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन K का संबंध रक्त थक्का से है। आगे है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। कितना? 50% होता है। आगे है दोस्तों कहता है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे है सबसे अधिक आयरन
किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे है मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? उसे डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। आगे है टाइफाइड। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का अंग आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग आंत जो है प्रभावित होता है टाइफाइड से। आगे है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा पेचिस रोग के उत्तरदायी होते हैं। आगे है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। आगे है हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है। कहता है किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आगे है एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे रूपित किया जाता है? तो H5N1 से रूपित किया जाता है। आगे है किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लूओरिन के कमी से दंत का क्षरण होता है, दंत क्षय होता है। आगे है बेरियम। क्या है? बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। किसके लिए? आहार नली की एक्सरे के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों आगे है कहता है गुर्दा पथरी। कहता है गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो CT स्कैन को। किसको? CT स्कैन का उपयोग किया जाता है। आगे है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किसकी? वसा की। आगे है किस भारी धातु को विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर को। किसको? कॉपर की। आगे है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। क्या कहते हैं? एस्कीमिया। आगे है दोस्तों टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड जो है आपको साल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा किया जाता है। आगे है BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए। आगे है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा होता है। क्या होता है? वसा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। आगे है रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन अवयव मदद करता है? तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। आगे है BCG। क्या है? BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? तपेदिक के विरोध। किसके विरोध? तपेदिक के विरोध BCG टीका का प्रयोग किया जाता है। आगे है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। आगे है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो आपको यकृत के संक्रमण के कारण होता है। आगे है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निमोनिया जो है आपको शरीर के फेफड़ा को ग्रसित करता है। आगे है पूर्ण स्मृति। क्या है? पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया के द्वारा। किसके द्वारा? एमनीसिया के द्वारा पूर्ण स्मृति लोप को जाना जाता है। आगे है रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? रक्तता में है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। आगे है चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। आगे है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध थोड़ा सा पीला प्रतीत होता है, कैरोटीन के कारण। आगे है कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस रोग जो है आपको प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। आगे है अन्न एक समृद्ध स्रोत है। कहता अन्न जो है आपको एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च का। आगे है कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग रेडियो आइसोटोप क्या है? कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60। आगे है
मानव शरीर कहता है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत कार्बोहाइड्रेट क्या कार्बोहाइड्रेट है। कहता है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रोटीन होता है। आगे है पीत ज्वर संचारित किया जाता है, पीत ज्वर जो है आपको संचारित किया जाता है एडीज द्वारा, किसके द्वारा, एडीज के द्वारा। आगे है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए है। कहता है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए है। आगे है ईसीजी क्या है, ईसीजी जो है आपको कार्डियोग्राफी है, क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। आगे है कौन सा रोग स्कंदन, कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है, टाइफाइड जो है आपको रक्ताधान के द्वारा नहीं फैलता है। आगे है विटामिन 6 की कमी से पुरुष में होता है, पुरुष में कौन सा रोग होता है, यकृत की बीमारी अरक्तता होता है, क्या होता है, अरक्तता होता है। आगे है पीलिया एक प्रतीक है, कहता है पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का, किसका, यकृत के बीमारी का प्रतीक है पीलिया। आगे है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, किसको, जीवित प्रतिरक्षियों का समावेशन किया जाता है चेचक के प्रति। आगे है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, कहता है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उस बीमारी को क्या कहा जाता है, उस बीमारी को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, किसे, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। आगे है दोस्तों मानव में, कहता है मनुष्य में एम्फ्लाटॉक्सिन क्या है, एम्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है, कौन सा अंग, यकृत प्रभावित होता है। आगे है मिनी माता क्या है, मिनी माता रोग का कारण क्या है, पारा, मिनी माता रोग का कारण है पारा। आगे है आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है, तो हीमोफीलिया जो है आपको यौन संबंधी रोग है। आगे कहता है कि जापानी एन्सेफिलाइटिस का कारण क्या होता, के कारक क्या होता है, विषाणु होता है, क्या होता है, विषाणु होता है। आगे है दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इनमें निहित प्रक्रम क्या है, परासरण, क्या है, परासरण है। आगे है ईसीजी क्या है, ईसीजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है, मस्तिष्क, क्या है, मस्तिष्क है। आगे है केसिन दुग्ध होता है, कहता है केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन होता है। आगे है दोस्तों किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, दूध में मिठास लैक्टोज की उपस्थिति के कारण आता है। आगे है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी एनसेफेलाइटिस के लिए। आगे है घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, तो RSV विषाणु, कौन है, RSV विषाणु को घात करो और छिप जाओ के नाम से जाना जाता है। आगे है चिकित्सक परामर्श देते हैं, कहता चिकित्सक जो है परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती, क्या होती है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। आगे है कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है आपको जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है, क्या होता है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल होता है। आगे है आहार में क्या है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है, भोजन के पाचन के लिए, किसके, भोजन के पाचन के लिए आपेक्षिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। आगे है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टेकोफेरोल, ये तीनों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 45 ग्राम प्रोटीन
प्रतिदिन एक कार्यशील महिला को लेना चाहिए। आगे है एनोसिमिया। क्या है एनोसिमिया कहते हैं? एनोसिमिया जो है आपको घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। घ्राण संवेदना की कमी को एनोसिमिया कहा जाता है। आगे है हमारे शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होता है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। आगे है न्यूट्रायूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषण और औषधि प्रभाव। क्या होता है? पोषण और औषधि प्रभाव होता है। आगे है दूध का धवल। क्या है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के उपस्थिति के कारण दूध का रंग धवल होता है। आगे है संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होनी चाहिए? संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होनी चाहिए? 1/5 प्रोटीन होनी चाहिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट होना आवश्यक है। आगे है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं। आगे है दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा जो आपको हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। आगे है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? कोयले के खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो सकता है। आगे है दर्दनाक अस्थियाँ रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कहाँ? जापान में। आगे है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण जो आपको है इटाई रोग से संबंधित है। आगे है कालाजार का रोग वाहक कौन होता है? तो ये सिकटा मक्खी कालाजार रोग वाहक होता है। आगे है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग जो है आपको सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। कहता है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ये जीडोबुडिन। क्या है? जीडोबुडिन है। आगे है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। आगे है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? वायरस के द्वारा। एबेस्टस। क्या है? एबेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एम्फेसेमा। क्या है? एम्फेसेमा एबेस्टस रोग के कारण होता है। आगे है एस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है आंवला का। किसको? एस्कर्वी रोग में आंवला का उपयोग किया जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया, आइए हम लोग उसे देखते हैं। कहता है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक होती है वसा में। कहाँ? वसा में। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है आपको सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसमें 42% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। आगे है सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा जो होती है आपको सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको करौंदा में। किसमें? करौंदा में। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? दूध जो है आपको लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। आगे है गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्के पीले होते हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बीएमडी। क्या है? बीएमडी परीक्षण
बीएमडी परीक्षण किया जाता है? पहचान करने, किसकी पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। एड्स होता है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो आपको विषाणु के कारण, विषाणु के द्वारा होता है। आगे है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं। किस कारण से मरते हैं? सिरोसिस के कारण मरते हैं। किससे? सिरोसिस के कारण मरते हैं। आगे है सरल गलकंड जिसे घेंगा कहते हैं, किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। आगे है मलेरिया का संक्रामक चरण है। मलेरिया का संक्रामक चरण आपको बीजाणुज है। आगे है कौन सी कवकीय रोग है? कौन सा कवकीय रोग है? एक्सजीमा। क्या है? एक्सजीमा आपको कवकीय रोग है। आगे है छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। आगे है काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत जो आपको प्लेग को कहा जाता है। आगे है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे 5 में है विटामिन। आइए हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करते हैं। विटामिन के बारे में दिया गया है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है आपको विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। आगे है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए मनुष्य के शरीर में किस अंग में संचित होता है? तो यकृत में। आगे है थायमिन है। थायमिन क्या है? विटामिन बी है। आगे है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे है बच्चों में अंगों की अस्थियां। कहता है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है विटामिन डी की कमी के कारण। बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है विटामिन डी के कमी के कारण। आगे है विटामिन B2। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम आपको राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन है। आगे है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? 4000 कैलोरी। कितना? 4000 कैलोरी। आगे है साइनोकोबालामीन। कौन है? साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12 है। आगे है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। कहता है विटामिन सी जो है सबसे उत्तम स्रोत किसका है? आंवला का सबसे उत्तम स्रोत है विटामिन सी। आगे है किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी के कारण। किसके कारण? विटामिन सी के कारण। आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको एस्कर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल है। आगे है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है आपको किसी भी प्रकार की सब्जी में नहीं पाया जाता है। आगे प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी जो है आपको मनुष्य के शरीर में प्रातःकाल में लगने वाले धूप से मनुष्य के शरीर में विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी। आगे है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आगे है विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में आपको कैल्सीफेरोल पाया जाता है। क्या? कैल्सीफेरोल पाया जाता है। आगे है विटामिन ई विशेषता किनके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है आपको लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये हम लोग देखते हैं। कहता है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त को थक्का बनाने में, विटामिन के की। आगे बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल है। आगे है कहता है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में आपको विटामिन के क्रियाशील होता है।
आगे है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के कारण बनता है। आगे है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन का संबंध है विटामिन ए से। किससे? विटामिन ए का। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है रतौंधी निम्नलिखित में से किस रतौंधी जो है आपको निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। रतौंधी जो है आपको विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आगे है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है विटामिन B12। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी या किस स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है यह विटामिन B6। कौन? विटामिन B6। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। रतौंधी जो आपको है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शुरू से लेकर तक जरूर देखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए साइंस काफ़ी वेटेज रखता है, तो आपको इसको पूरा देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो है आपको पानी में घुलनशील है। आगे है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है। आगे है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। कहता है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग आपको जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपको लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। आगे है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। कौन? अरस्तु को। आगे है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेक्टस। कौन है? थियोफ्रेक्टस आपको वनस्पति विज्ञान के जनक है। आगे है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक आपको हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आगे है एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है आपको अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। आगे है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। कितने? 64। आगे है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन क्या कहा जाता है? लैंग हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग जो है आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। आगे है फाइकोलॉजी के संबंध में, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आगे है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन आपको जीव विज्ञान के
पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे है तपेदिक। तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? माइकोबैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरियम तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु है। आगे है एक्सोबायोलॉजी। क्या है? एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में आपको बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन की अध्ययन किया जाता है। आगे है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन आपको एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। आगे है सर्पेटोलॉजी। क्या है? सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का। किसका? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आपको त्वचा तथा इसके रोग का अध्ययन किया जाता है। आगे है ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी में आपको अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आइए अब कुछ इसके अन्य तथ्य हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत कुछ अन्य तथ्य हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। करता है प्रशीतन। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके मदद करता है। आगे है जैव निम्नीकृति। क्या है? जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु की सहायता से। किसकी सहायता से? जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। आगे है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। कौन है कारण? लैक्टोबैसिलस। दूध को दही के रूप में जमने में लैक्टोबैसिलस प्रमुख कारण है। आगे है HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV द्वारा एड्स होता है। आगे है एड्स वायरस। क्या होता है? एड्स वायरस आपको एक सूची RNA होता है। आगे है एड्स का कारण है वायरस। आगे है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म आपको होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है एड्स फैलता है। एड्स जो आपको शारीरिक संपर्क से फैलता है। आगे है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में आपको न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन होता है। आगे है सार्स। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणुजनित रोग है। आगे है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा जो है आपको विषाणु के कारण होता है। आगे है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। चेचक जो है आपको विषाणु के कारण होता है। आगे जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। आगे है आलू में मोजेक। कहता है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है? विषाणु है। क्या है? विषाणु है। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। आगे है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। क्या था? पेनिसिलिन था। आगे है एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फूड नामक बीमारी आपको कवक से उत्पन्न होती है। आगे कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप को जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा। आगे है लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। कहता लाइकेन जो है जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन है? तो कवक एवं शैवाल। क्या है? कवक एवं शैवाल। आगे है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। आगे है साबूदाना। क्या है? साबूदाना किससे बनता है? साबूदाना जो आपको साइकस से बनता है। किससे? साइकस से बनता है। आगे है दम्मा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन। क्या है? इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। आगे है
कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? शिकागो। क्या है? शिकागो। आगे है विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो वृद्धि करता है वह जीवित कोशिकाओं में करता है। किसमें? जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। आगे है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। क्या है? पर्ण। आगे है आगे कहता है कुरिंजी पुष्प। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिंजन स्रव। क्या है? फ्लोरिंजन स्रव कुंजिन पुष्प के 12 वर्ष में एक बार फूलने का प्रमुख कारण है फ्लोरिंजन स्रव। आगे है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? बुल्फिया। क्या होता है? बुल्फिया। यह एग्जाम में डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। आगे है विश्व की सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। कौन सा? रेफ्लेशिया। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। कौन है? पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे है प्याज में खाद्य भाग क्या है? प्याज में खाद्य भाग आपको तना है। क्या है? तना है। आगे है आलू है। आलू जो है आपको रूपांतरित तना। क्या है? रूपांतरित तना का उदाहरण है। आगे है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल जो है आपको चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। आगे है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। आगे है हशीश। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधा के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह तने तथा नर पुष्पकर्म के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है होता है केवल दिन में। कब? केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आगे है पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? पौधे व पेड़ों की खाना बनाने तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाता। क्या कहलाता? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आगे है सिनकोना। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्रक्रिया उत्पादन को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। आगे है किस पेड़ की छाल से मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी को। किसको? दालचीनी को। आगे है चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। आगे है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं। उभयलिंगाश्रयी। क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। आगे है पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग के कारण होते हैं। कैरोटीनाइड के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीनाइड के कारण पत्ती का रंग लाल, नारंगी या फिर पीला होता है। आगे है गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। ये सारे किससे संबंधित है? ये 3 पादप परिवारों से संबंधित है। बांस की किस्में कहता है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को जो है आपको घास में वर्गीकृत किया जाता है। आगे है धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया का उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल इसके उपयोगी अंश होते हैं। आगे है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जो है आपको जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। आगे है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? कहता है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। किसे? आंवला को। आगे है बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। किसमें? स्तनपायी में। आगे है लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो है प्राप्त होता है आपको लाइकेन से। किससे? लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे है किस फसल में एंजोला एनाविन। क्या है? एंजोला एनाविन जैव उर्वरक
का उपयोग किया जाता है चावल में, किसमें, चावल में। आगे है चिलगोजा। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है आपको पाइन के प्रजाति से प्राप्त होता है। आगे है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। क्या है? सहजीवी है। जड़ें धनात्मक जड़ें जो है जड़ें धनात्मक भूमन्युवर्तन होता है अधिकांश। कहाँ? अधिकांश। आगे है पैरों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। आगे है आगे का था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था खुराना के द्वारा। किसके द्वारा? खुराना के द्वारा। आगे है जीन शब्द। क्या है? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसने? जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक विज्ञान कहा गया है? वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। आगे है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। किससे? क्रोमोसोम से। आगे है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने पहली बार प्रस्तावित किया था। आगे है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। आगे है लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। आगे है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। किसके कारण? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। आगे है गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? स्रवी। क्या है? स्रवी इसका प्रमुख कार्य है। आगे है एक काष्ठीय पौधे का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। आगे है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी जो है आपको जाइलम टिश्यू से जाता है। आगे है किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। किसने? जेसी बोस ने। आगे है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? सागर है। आगे है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। कौन सा? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। आगे है हाइड्रोफाइट। क्या है? हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो है आपको एक जलीय पौधा होता है। क्या होता है? जलीय पौधे को कहा जाता है। आगे है मरुदभिद पौधा है एक करील। क्या है? करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। क्या है? पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है आपको मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। आगे है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। कौन? हरे पौधे। आगे है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो भारत में 33.3% वन क्षेत्र होना चाहिए। आगे है भारत में
मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल मैंग्रोव वन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे है एपीफाइट। क्या है? एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। किसके लिए? यांत्रिक मदद हेतु। आगे है पादप पलाय। क्या है? पादप पलाय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। आगे है कोशिका मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं। क्या होता है? रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इसीलिए। आगे है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। आगे है पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। कहता है पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रीनलैंड्स ने किया था। किसने? ग्रीनलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। आगे है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है आपको समुद्र। आगे है मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? कहता है मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करके। आगे है आगे कहता है सामाजिक वानिकी। क्या है? सामाजिक वानिकी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उसकी व्यवस्था करना। आगे है राष्ट्रीय वनस्पतिकरण। क्या है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। आगे है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। आगे है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जलमंडल है। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इस बुक से रिलेटेड सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर के जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। कहता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला के द्वारा। किसके द्वारा? जल जीवशाला के द्वारा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। आगे है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है, जिस पर संकट है। आगे है भारत में पारिस्थितिकी व संतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी व संतुलन के प्रमुख कारण वनों उन्मूलन है। वनों की कटाई इसका मुख्य कारण है। आगे है ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। किस पर? उत्पादक और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। आगे है प्रकृति। क्या है? प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? मानव गतिविधियाँ। क्या है? मानव गतिविधियाँ। आगे है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। किसे? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। आगे है वह वर्ण जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन। क्या है? फाइकोसाइनिन जो है आपको वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आगे है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाया जाता है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आगे है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो आपको वन की कटाई के विरुद्ध था। आगे है इको मार्क। क्या है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसे इको मार्क दिया जाता है। आगे है ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? 9 pcm। कितने? 9 pcm।
विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप क्या है? जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो संरक्षण को कहते हैं, तो उस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने कहा जाता है। अत्यधिक वनों उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। पर्यावरण आयोजन, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। क्या है? नीरी। आगे है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्या होंगे? जलमग्न हो जाएंगे। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। आगे है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। आगे है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा। आगे है पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र आवश्यक होता है? XY। क्या होता है? XY आवश्यक होता है। आगे है एक सामान्य मानव शारीरिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर यही जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है। आगे है मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। क्या होता है? XY। आगे है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का क्रोमोसोम। आगे है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का Y और स्त्री का X के मिलने से बालक का जन्म होता है। आगे है एक वर्णक। क्या है? एक वर्णद पुरुष व सामान्य महिला के एक वर्णद पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाध होने की संभावना कितनी होती है? 0%। आगे है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द जी मेंडल ने बनाया था। किसने? जी मेंडल ने बनाया था। आगे है वर्णधता वाले व्यक्ति का कहता है वर्णधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा हरा। कैसा दिखाई देगा? लाल रंग हरा दिखाई देगा। आगे है एक वर्णद पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसके अंदर? पुत्रियों के अंदर। क्या है? पुत्रियों के पुत्रों में यह रोग उत्पन्न होगा। आगे है गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। क्या होता है? गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होता है। आगे है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता, चोर आदि की पहचान के लिए डीएनए और उंगली प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो यह आनुवंशिकता के और विचरण के अध्ययन से संबंधित है। आगे है संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में सर्वाधिक जीव की संख्या मछली की है। किसकी? मछली की है। सबसे विषैली मछली कौन होती है? पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है गोम्बुसिया। क्या है? गोम्बुसिया। आगे है
जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। आगे है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती, 0 हड्डी होता है। आगे है एम्फीबिया बनता है। एम्फीबिया जो है बनता है जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। आगे है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप है। आगे है पहला क्लोन पशु डॉली। कहता है पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था। कौन था? भेड़ था। आगे है कुछ रेगिस्तानी मछलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। आगे है डायनासोर थे। डायनासोर जो था एक मेसोजोइक सरीसृप था। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट जो है आपको वर्णकिलवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। आगे है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन? पृथ्वी पर सबसे विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। आगे है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? स्तनधारी है। यह एक स्तनधारी जीव है। आगे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। कौन? कीवी। आगे है आर्कियोप्लेटेरिक्स। क्या है? आर्कियोप्लेटेरिक्स क्या है? यह एक जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आइए हम लोग उसे देख लेते हैं। कहता है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो यह कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचने के लिए लगाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो यह आपको तपेदिक जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो यह है आपको राय हीमोफीलिया। कौन है? राय हीमोफीलिया, रायल हीमोफीलिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो यह है हीमोफीलिया। कौन? हीमोफीलिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग जो है आपको आयोडीन की कमी से होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह आपको पोटेशियम आवश्यक है। कौन? पोटेशियम आवश्यक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ब्लू बेबी। क्या है? ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने का कारण है? तो यह है आपको नाइट्रेट। कौन है? नाइट्रेट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से आपको निम्न रक्तचाप संबंधित है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, कहता है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहाँ? अंटार्कटिका में पाई जाती है। आगे है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? ऑस्ट्रिच है। कौन है? ऑस्ट्रिच है। आगे है पावोक्रिस्टेसस। क्या है? पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। आगे है एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। यह गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है।
आगे है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। यह एक स्तनधारी जीव है। आगे है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो कटक चूहा। कौन? कटक चूहा खतरे के समय गेंद के आकार का हो जाता है। आगे है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। कौन? यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे है हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। आगे है कुटक। कुटक किस में नहीं पाया जाता है? कुटक जो है आपको बत्तख में नहीं पाया जाता है। डायनासोर। डायनासोर थे। डायनासोर जो है आपको एक सरीसृप जो लुप्त हो गए वही थे। आगे आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों में के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। आगे है किस समूह के जीवों का किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम का। किसका? डायटम का। आगे है दोस्तों कहता है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। कौन? हेपेरिन। आगे है मेमथ पूर्वज है। कहता है मेमथ जो है किसका पूर्वज है? यह हाथी का पूर्वज है। आगे है फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स जो आपको कीट में पाए जाते हैं। आगे है भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। क्या? व्हेल शार्क है। आगे है प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। कौन है? गोरिल्ला। आगे है पांडा। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है, जिस कुल का भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो है आपको श्वसन वातक तंत्र से करता है। किससे करता है? वातक तंत्र से करता है। आगे है सर्प। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सांप है? नागराज का भोजन मुख्य रूप से अन्य सांप होता है। आगे है तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गेम्बुसिया को कुओं और तालाबों में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे है मधुमक्खी में मुपधुम। क्या है? मुपधुम होते हैं जननक्षम नर। क्या होता है? जननक्षम नर होता है। आगे है कपोत दुग्ध का उत्पादन करता है पक्षी। आगे है कौन सा भाग हाथी के गंजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंग। आगे है डार्विन फिंचिज। क्या है? डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। आगे है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? ढोल। कौन? ढोल। आगे है विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? कौन सा उद्दिष्ट है? यह जर्म प्लाज्मा बैंक उद्दिष्ट है। आइए चिकित्सा संबंधी कुछ प्रमुख आविष्कार हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आइए हम लोग उसे देखते हैं। कहता इंसुलिन का खोज किसने किया था? रफ वेंटिन ने। किसने? रफ वेंटिन ने किया था। किसने? रफ वेंटिन ने किया था। आगे है हेजे का टीका किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। DDT किसने खोजा? DDT जो है आपको डॉक्टर पॉल मुलर ने खोजा है। आगे है RNA जो है आपको ऑथरनबर्ग एवं जेम्स वाटसन ने खोजा है। आगे है DNA की खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आगे है एस्पिरिन ड्रेसर ने खोजा है। कुनेन जो है आपको रेबीज ने खोजा है। आगे है जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना ने खोजा है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया। किसने? ल्यूवेन हॉक ने किया है। आगे है पेनिसिलिन जो है आपको फ्लेमिंग एंड फ्लोरेन के द्वारा खोजा गया है। आगे है विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए का खोज मैकुलन
ने किया था और विटामिन बी का खोज मैकुलर ने ही किया था। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 102 बार करके ज़रूर देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। आगे है विटामिन सी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। किसने? हॉपकिंस ने। आगे है विटामिन डी की खोज एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। किसने? एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। चेचक का टीका किसने खोजा था? जेनर ने। किसने? जेनर ने। टीबी की चिकित्सा खोजा था रॉबर्ट कोच ने। आगे है स्टेथोस्कोप लेनेक के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? लेनेक के द्वारा खोजा गया है। आगे है टाइफाइड जो है आपको रोबर्थ ने खोजा है। आगे हृदय परिवर्तन को आपको क्रिश्चियन बर्नार्ड ने खोजा है। किसने? बर्नार्ड ने हृदय परिवर्तन की खोज किया है। आगे है हृदय परिवर्तन की खोज आपको क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज आपको हैरिसन ने किया था। किसने? हैरिसन ने किया था। आगे है मलेरिया की चिकित्सा डॉक्टर रोनाल्ड्स ने खोजा था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने खोजा है। किसने? मलेरिया की चिकित्सा का खोज रोनाल्ड्स रॉस ने खोजा है। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी बचे सब्जेक्ट का वीडियो भी बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक 1 से 2 बार जरूर देखें, एग्ज़ाम से पहले देखकर जरूर जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।